सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत उपकल्पना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए कि किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना कितनी ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उपकल्पना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह वैज्ञानिक खोज के लिए दिशा निर्देश करती है। इसीलिए कोहेन व नागेल कहते हैं, हम खोज के क्षेत्र में एक कदम भी आगे नहीं रख सकते यदि हम उसे जन्म देने वाली कठिनाई की प्रस्तावित व्याख्या या समाधान से प्रारंभ न करें। हमें ऐसी परीक्षात्मक व्याख्याएं विषय वस्तु की किसी बात तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा सुझाई जाती हैं। जब इन्हें प्रस्थापनाओं के रूप में निरूपित कर लिया जाता है तब इन्हें उपकल्पना कहा जाता है। उपकल्पना का कार्य है तथ्यों के बीच में हमारी खोज को व्यवस्थित और निर्देशित करना। उपकल्पना में निरूपित सुझाव समस्या के समाधान भी हो सकते हैं। कई बार सुझाव एक दूसरे से इतने असंगत होते हैं कि वे उसी एक समस्या का समाधान भी नहीं हो सकते हैं। कोहेन व नागेल का कहना है कि उपकल्पना की भूमिका सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनुसंधान को दिशा निर्देश तो करती ही है, लेकिन कई प्रकार के सुझाव भी प्रस्तुत करती है। जहोदा ने कहा है कि उपकल्पना अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संकलित किए जाने चाहिए, तभी उपकल्पना आवश्यक है। उन तरीकों जिनमें विश्लेषण में अधिक प्रभावशाली ढंग से संगठित किए जा सके के लिए भी एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। पहला, उपकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करती है। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत है कि कोई भी एक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में उन सभी को समाविष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए उपकल्पना सदैव उसके क्षेत्र को सीमित करती है और दिशा देती है कि वह उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करे। दूसरा है, उपकल्पना अध्ययन को परिशुद्ध बनाती है। उपकल्पना उपयुक्त तथ्यों के संकलन में कोई मदद तो नहीं कर पाती, लेकिन यदि प्रस्तावना सुस्पष्ट और परिशुद्ध हो तब वह यह बता देती है कि अनुसंधानकर्ता को किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाने चाहिए। इससे समय, धन व श्रम की बचत होती है और व्यर्थ के तथ्य एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तीसरा, उपकल्पना केवल संबंध तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता देती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि उपकल्पना अध्ययनकर्ता के क्षेत्र को सीमित करती है और उसे वांछित दिशा सुझाती है। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह भी इंगित कर देती है कि कौन से तथ्य अध्ययन से संबंधित हैं, वह उपयोगी हैं और कौन से व्यर्थ होंगे। अध्ययन विषय जितना स्पष्ट होगा, उपकल्पना उतनी ही परिशुद्ध बनेगी और जितनी उपकल्पना परिशुद्ध बनेगी उतना ही अनुसंधान परिशुद्ध होगा। पीवी यंग कहते हैं कि उपकल्पना का प्रयोग अंधे अनुसंधान व तथ्यों के ढेर के अंधाधुंध संकलन से बचाव करता है और जो कि बाद में अध्ययन विषय के लिए अप्रासंगिक हो। जबकि ये कहा जाता है कि अगर अंत में हम ये देखें कि उसकी आवश्यकता नहीं थी तो उपकल्पना यही बताती है कि हमें उसे संकलित नहीं करना चाहिए। चौथा है, उपकल्पना सत्य के अन्वेषण में सहायक होती है। उपकल्पना सदैव सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब अनुसंधान समाप्त हो जाता है तभी पता पड़ता है कि उपकल्पना सही थी या गलत। लेकिन वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है और उसका प्रभाव अनुसंधान को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। यदि उपकल्पना गलत प्रमाणित हो जाती है तो उससे अध्ययन का महत्व कम नहीं होता। वैज्ञानिक मानते हैं कि नकारात्मक परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण व रुचिकर होते हैं जितने सकारात्मक होते हैं। अतः आगे की खोज के लिए नई दिशा प्रदान करती है उपकल्पना। किसी भी सामाजिक अनुसंधान के लिए उपकल्पना बहुत अनिवार्य है और उसके बिना अनुसंधान हो ही नहीं सकता। हालांकि कई ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिनमें उपकल्पना का निर्माण नहीं किया गया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है लिंडस का मिडिलटाउन अध्ययन। मिडिलटाउन अध्ययन के अंतर्गत किसी प्रकार की उपकल्पना का निर्माण नहीं किया गया था। अतः उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण है।